गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। जो आप HPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हम इकोनॉमिक्स को क्लियर करेंगे और आई एम मेकिंग दिस वीडियो जिसमें हम इकोनॉमिक्स जो आपका यूनिट है उसको हम ब्रीफ में सब कुछ पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यस, ये कुछ क्रिस्प नोट्स हैं, आप इस नोट्स को ध्यान रखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड है, ये देखो हम बेसिक सब पढ़ चुके हैं, वो आप वीडियोस देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। मैं यहाँ पे ब्रीफ पे काम करूँगी, जो MCQs आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे क्रिस्प क्वेश्चंस आपके आते हैं, नेट में भी आते हैं और HPSC सीजन प्रोफेसर में भी आएंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ये ऑथर्स के नाम इकोनॉमिक्स के याद होने चाहिए। फिर है वेल्थ की डेफिनेशन, एडम स्मिथ ने दी थी। वेलफेयर आता है, आपको दिखता है कहीं पे, तो वो डेफिनेशन मार्शल ने दी थी। ग्रोथ वाली डेफिनेशन किसने दी थी? यस, ग्रोथ वाली डेफिनेशन पॉल सिमल्सन ने दी थी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ना याद रखना। फिर है स्कार्सिटी की दी थी रॉबिन्स ने, ठीक है। फिर आता है आपके डिफरेंस आता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक में। तो सिंपल टर्म में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जिसमें आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, और मैक्रो जब आप एज ए इकोनॉमी एज ए होल की कर रहे हो। इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई होगी, यहाँ पे एग्रीगेट होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन आप इसके ऑल्टरनेटिव नेम क्या है माइक्रो के? प्राइसिंग थ्योरी बोलते हैं, यहाँ पर आप इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हो मैक्रो को। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल है, अगर प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में बोला जा रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बोले जा रहा है, सपोज किसी कंपनी में कोई लॉकआउट हो गया फर्म में, तो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है। देन प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें जो ये सारे एग्जाम्पल हैं इनको याद रखना, ये सारे क्या हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक के एग्जाम्पल हैं। देन मैक्रो की बात करते हैं हम, तो जनरल प्राइस लेवल जैसे हो गया, BOP के बारे में बात कर रहे हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जैसे हमारा अभी करंटली क्या है, रशिया के साथ अभी एक न्यूज़ आई है कि रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड है, रशिया और यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई है तो वो क्या है, इंक्रीज हुआ है। अब वो इंक्रीज तो हुआ है, बट जो आपको बैलेंस है ना ट्रेड का, वो नेगेटिव, वो कुछ इम्बैलेंस चल रहा है कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं पर हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो रखे हैं, कम हो रखे हैं। तो ट्रेड तो इंक्रीज हुआ, तो वो BOP में कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इशू आएगा, जो भी आपका इम्बैलेंस चल रहा है। ग्रोथ नेशनल हो गई, या सेविंग्स के बारे में है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के इशू हैं। मैक्रो यानी कि बड़ा, जो एज अ होल पूरी कंट्री में इशू हो रहा है, और माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पे जो हो रहा है, एक इंडिविजुअल लेवल पर। फटाफट से करते हैं। फिर है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है कि वही कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, पर हमारी अनलिमिटेड क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम है ना, पर हमारी बॉन्ड्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है। फिर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो हम बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आपने प्लेलिस्ट पढ़ करी है, उस वीडियोस को देखा है, तो इसमें सब चीज़ें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, कि व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे हमारे इश्यूज रहते हैं। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज़ करना है, उसके एफिशिएंट यूज़ करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे करें। यानी कि पहली प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज को हम कैसे करें प्रोड्यूस, क्या प्रोविजंस फॉलो करें। फिर है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि कई बार रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं पर हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, है ना, एफिशिएंट यूज नहीं कर पाते। फिर है सॉल्यूशंस क्या है, हमने 3 पढ़े कि कैपिटल, सोशल और माइक्रो और मिक्स इकोनॉमी, कि उस हिसाब से सारे सोल्यूशन निकलेंगे। कि जैसे मिक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और प्राइवेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस हिसाब से होगा। फिर है PPC क्या होता है, इनके कुछ ये PPC के कुछ नेम्स हैं, इसको याद रखना कि PPC को हम ये भी कहते हैं। फिर है PPC है क्या, बेसिकली PPC ये ऐसे होता है, कनकेव। सिंपल सी भाषा में अभी पढ़ लेना आप, मैं आपको क्रिस्प में समझाती हूँ। ये PPC है, जो पॉइंट्स इससे बाहर हैं ये आपके अनयूटिलाइज हैं, और जो अंदर हैं और इस पे है ये आपके एफिशिएंट पॉइंट्स होते हैं, मतलब आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है।
पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स, कि ये क्या है, दो पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कि जो दो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये, कि अगर आप जैसे एक ऑरेंज 3 यूनिट कर रहे हो तो आप 4 यूनिट उसकी कर रहे हो बनाना की, फिर आपको ऑरेंज की प्रोडक्शन यूज इंक्रीज करनी है तो आपको क्या है, बनाना की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें आएंगी इसमें। कनकेव है ये रहा, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, MRT, इसके स्लोप को हम क्या बोलते हैं, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो पीपीसी है, पीपीसी क्या बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है कि एक रिसोर्सेज पे, जैसे ये पीपीसी देखो ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से आपको इस पे जाना है तो मतलब वही बात हुई ना जैसे मैंने बताया कि आपको ज़्यादा वो प्रोड्यूस करना है तो उसकी बनाना की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ये सारे क्या हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ABCD। और जैसे मैंने बताया कि ये बाहर है, इससे देखो तो ये अनअटेनेबल है, कि आप इसको अटेन नहीं कर सकते, बस पैसे ही इतने नहीं है कि आपको उसके पॉइंट पे जा सको। आपका 100 रुपये है तो आप 100 रुपये का ही सामान खरीद सकते हो। अब जो ये बाहर अनअटेनेबल है, मतलब यानी कि वो 120 का है सपोज कोई सामान, तो ये अनअटेनेबल है, आपके पास पैसे ही 100 रुपये हैं तो आप 120 तो कर ही नहीं सकते खर्चा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखनी है, ये इसका स्लोप MRT होता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर क्या है, लॉस इज ग्रेटर देन गेन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस बाय में गेन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास शिफ्ट इन और रोटेशन इन पीपीसी। शिफ्ट यानी कि जब आपकी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ शिफ्ट हो रहा है। अब देखो ये आपका पीपीसी है यहाँ पर नॉर्मल, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो ये पीपीसी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज आपके कम हो रहे हैं तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओरिजिनल तो ये वाला था, अगर कम हो रहे हैं तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसे अगर हम इंक्रीज हो रहा है तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट कहलाएगा, पीछे हो रहा है मतलब कम रिसोर्सेज हो रहे हैं तो बैकवर्ड शिफ्ट। वैसे ही रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या है कि शिफ्ट तो यानी कि दोनों में कुछ चेंजेस आ रहा है, रोटेशन यानी कि किसी एक, जैसे एक्स या वाई गुड है उसमें से किसी एक के रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है तो हम उसे रोटेशन बोलते हैं। जैसे कि रिसोर्सेज इंक्रीज, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई एक्स की, तो वाई तो ये पूरा हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ऐसे शिफ्ट हो गया। यानी कि देखो ये आपका था पहले, अब आपके एक्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो एक्स का, तो ये यहाँ पर यहाँ से ही रहेगा, वाई में कुछ चेंज नहीं आएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये रोटेशन हो गई। तो अगर उसी के रिसोर्सेज कम होते हैं तो यहीं से रोटेशन यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाती। वैसे यहाँ पर वाई के जब हुए तो वाई वाले देखो आगे पीछे हुए। फिर है कुछ केसेस, अगर मान लो देखो हमारा पीपीसी जो है वो कनकेव क्यों है, एक होता है कंसल्टा का कनकेव, एक होता है कन्वेक्स का। कन्वेक्स यानी कि कोई चीज़ क्या है, डिक्रीज हो रही है, और जब कनकेव है यानी कि MRT आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो जब भी कोई चीज़ कनकेव होती है यानी कि जो उसका स्लोप है वो इंक्रीजिंग में है, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये इसका जो वो है स्लोप MRT है। MRT क्या था, इंक्रीज हो रहा है इसलिए पीपीसी कनकेव है। अगर कुछ सिचुएशन है, अगर MRT इक्वल टू 1 है तो ऐसे स्लोप जाएगा, मतलब कि लॉस और गेन दोनों इक्वल है। यहाँ पर क्या था, लॉस ज़्यादा था और गेन कम था, इसलिए ये कनकेव हुआ। अब अगर मान लो पीपीसी MRT आपका डिक्रीज हो रहा है यानी कि आपका लॉस क्या है, कम है, और गेन ज़्यादा हो रहा है, तो वो कन्वेक्स शेप में आ जाएगा, ठीक है। फिर है कुछ और ऐसी टर्म्स है, सेटस पैरेटोस यानी कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। पैरेटो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो आपको दूसरी क्या करना पड़ेगा, दूसरे की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ इकोनॉमी क्या है सबको पता है, लॉ ऑफ डिमांड। फिर आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम पढ़ चुके हैं, साइंस ऑफ वेल्थ, ये सब देख लेना एक बार, ये बस इनकी मेन आप याद रखना कि किसने दिया है। जैसे वेल्थ एडम स्मिथ ने दिया है, ठीक है। जे स्मिथ ने सपोर्ट किया इस व्यू कि इकोनॉमी इज द साइंस विच ट्रीट वेल्थ। मटेरियल वेलबींग अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। आगे
क्या होता है, ये कुछ आपके इफेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स में, आपको वो भी याद रखने चाहिए। ब्रांड वैगन इफेक्ट, ब्रांड वैगन इफेक्ट क्या बोलता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। यानी कि सपोज रोहित शेट्टी ने कार ली, या फिर सपोज आपका कोई फेवरेट वो है, आपका कोई फेवरेट एक्टर है, ठीक है, आप उसको बहुत मानते हो, उसने क्या ले ली, एक कार ले ली, तो आपको भी अब वही कार चाहिए। अगर आप उसकी और आप कर सकते हो अफोर्ड, तो आपने उसकी देखी देखी में क्या कर ली, कार ले ली, तो दैट इज ब्रांड वैगन इफेक्ट। इसकी में क्या होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, यानी कि आप बाहर के इन्वायरमेंट से क्या हो रहे हो, इफेक्ट हो रहे हो। मोर इलास्टिक यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर ये था कि वो क्लियर है कार, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो यहाँ पर लेस इलास्टिक होती डिमांड, पर यहाँ पर क्या है, मोर इलास्टिक। तो ब्रांड वैगन में क्या याद रखना है, जहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं कि आप बाहर के इन्वायरमेंट से ज़्यादा इफेक्ट होते हो, और मोर इलास्टिक होती है डिमांड। फिर है स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या होता है, याद रखना इस चीज़ को भी, ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इकोनॉमिक्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं। स्नोब इफेक्ट क्या है कि जब ये कुछ रेयर थिंग्स होती हैं, इनके लिए होता है ये, जैसे कि वर्क ऑफ आर्ट हो गया, या फिर गांधी जी के चश्मे जो रखे हुए हैं। अब इसमें क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है कि आप इम्पैक्ट नहीं होते। इन गुड्स की डिमांड क्या है, हाई इनकम लेवल वाले लोग करते हैं। अब आप जैसे मिडिल क्लास लोग कहेंगे मैं हमने क्या करना है गांधी जी के चश्मों का, क्या करेंगे हम, इसको कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है उनको कहेंगे नहीं ये तो आर्टिकल है, इसको तो हम अपने शो पीस में रखेंगे। तो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको शौक होता है इन सब चीज़ों का, वो खरीदते हैं, हाई प्रेस्टीज वैल्यू होती है। अब ऐसे गुड्स की, ये एक्सक्लूसिव गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स की ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, सपोज मेरा चश्मा है कहीं रखा होगा, कोई बाय नहीं करेगा, भाई गांधी जी का चश्मा रखा है तो उसको बाय करेंगे लोग, तो क्या है वो एक आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज वैल्यू है उसकी, तो इसलिए उन गुड्स की इतनी डिमांड होती है। तो वो होता है स्नोब इफेक्ट, जिनकी प्रेस्टीज वैल्यू होती है कुछ और, इसलिए आप उनको डिमांड करते हो। इफ डिमांड बाय मोर पीपल देन अदर्स इट डिमांड, मतलब मेन बात आपको इतने लिटिल वर्ड्स में बचाना, मतलब मेन बात ये है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, आपको दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी प्रेस्टीज वैल्यू है तो आप उसको खरीद रहे हो। जितनी कम ये आइटम्स होंगी उतनी ज़्यादा इसकी स्नोब वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। फिर वेबलर गुड्स वही होते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, दो नाम है इनके सेम, मतलब इसको ये भी बोलते हैं हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि इनकी डिमांड हाई जब होगी जब इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे। रिचर इफेक्ट, रिचर ने क्या कहा था, जब इनकम आपकी डिक्रीज होती है तो देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डू नॉट फॉल एज मच, क्योंकि आपको इनकी आदत हो चुकी होती है। तो आप अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो भी आप इनको अच्छे प्रोड्यूस, मतलब इसको क्या करोगे, डिमांड करोगे अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। अब अंबानी हैं, अंबानी साहब हैं, तो अब उनकी सपोज कुछ इनकम में कुछ गिरावट आ जाती है, तो या फिर कुछ हो जाता है कि सपोज उनको वो है, तो अगर वो जो मिनरल वाटर पी रहे हैं या वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उनकी कंजम्पशन डिक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उन चीज़ की आदत है, दे कांट सर्वाइव विदाउट दैट, मतलब मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा उनको करने के लिए, तो वो करेंगे। तो दैट इज रिचर इफेक्ट। फिर कुछ पिगाव इफेक्ट, मेनली आपके जो ब्रांड वैगन, स्नोब, ये सब इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। पिगाव ने क्या दिया था, ही सेड व्हेन देयर इज डिफ्लेशन, जब डिफ्लेशन होती है ना, यानी कि डिफ्लेशन में क्या होता है, जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं, डिमांड डिक्रीज ड्यू टू शॉक्स, प्राइस भी उसी टाइम पे फिर डिक्रीज हो जाते हैं। डिफ्लेशन में क्या होता है, बस इतना पैसा नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी डिमांड कम कर दोगे, डिमांड कम करोगे तो डेफिनेटली प्राइस उस चीज़ के भी कम होंगे ताकि लोग खरीदें, ठीक है। तो अब लोग कम खरीदेंगे तो लेस स्पेंड करेंगे, तो मतलब वही है, प्राइस डिक्रीज हो गए तो अब लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो वही वाली चीज़ घूम फिर के चल रही है। तो ही सेज दैट, पिगाउ क्या बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है वेल्थ के इंक्रीज होने की वजह से। ऐसे क्या बोला कि आप किसी
अब आपकी कंजम्पशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिफ्लेशन, देखो सिंपल बात है, डिफ्लेशन था, आपने कम डिमांड करी, कम डिमांड करी तो प्राइस कम हो गए, प्राइस कम हो गए तो अब आपको लालच आया, प्राइस कम हो गया, अब हम इसको खरीदते हैं। जैसे अभी आपकी सेल आएगी, सेल आएगी तो अब प्राइस कम आएंगे, कम सेल में प्राइस कम आते हैं तो फटाफट से भाग तो चलो भाई यहाँ पर तो फ़ोन सस्ते मिलेंगे। तो वही चीज़ चल रही है यहाँ पर कि फिर मोर डिमांड होगी तो मोर आउटपुट और मोर एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए लोगों को भी तो और एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो सब चीज़ें घूम फिर के चल रही हैं कि इतना इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे भी। ये भी गाँव ने बोला था। गिवन गुड्स का वी ऑल नो कि गिवन गुड्स क्या है, लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, और लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते तो उनका क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसके साथ कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सॉरी, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन वी हैव, हम ये सब चीज़ें भी पढ़ चुके हैं, मैं इसको क्रिस्प में बता देती हूँ। कैपिटल इकोनॉमी क्या है कि प्राइवेट जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट उनका ज़्यादा राज चलता है, सेंट्रली प्लान्ड में, मतलब चलो पहले कैपिटलिस्ट पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जहाँ पर प्राइवेट ज़्यादा वो चलता है। जिन ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट अपना रोल नहीं करती प्ले, प्राइवेट ही ज़्यादा चलता है। वहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, जब कंज्यूमर्स को भी ज़्यादा फ्रीडम होती है। अब क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, ये सब क्या है, इन सब मार्केट फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। आप उनके लिए प्रोड्यूस करोगे यहाँ पर जो ज़्यादा आपको पैसे पे कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस करोगे, जहाँ पर भाई कम से कम आपकी कॉस्ट लगे, जिस मतलब फैक्टर को आप यूज़ करोगे, कि लेबर्स को यूज़ करो या टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, ऐसी चीज़ यूज़ करोगे जहाँ पर कम से कम आपकी वो लगे, कॉस्ट लगे। फिर वट प्रोड्यूस करोगे जो चीज़ ज़्यादा डिमांड में होगी। ये क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर है। फिर सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट यानी कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट का ही पूरा राज होता है। अब कैपिटलिस्ट में ऐसी कुछ कंट्रीज इतनी खास है नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर इतना नहीं होता कि कोई भी कंट्री है अभी एग्जिस्टिंग में, सब कंट्रीज क्या है, गवर्नमेंट अपना वो करती है, गवर्नमेंट का रूल चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे मिक्स हो पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिना उसके ऐसे मार्केट फोर्सेस पे सब चीज़ें नहीं छोड़ी जाती। देन इज सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में क्या है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का रोल है। जैसे कि चाइना हो गया, तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्ले कर रही है रोल, वहाँ पर गवर्नमेंट की ही चलती है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, फ्रीडम टू कंज्यूमर्स रहती है, लेस फ्रीडम टू कंज्यूमर, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और किस मेथड को यूज़ करना है। फिर है हमारे पास मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या रहता है, जैसे हमारी इंडिया में कि कुछ प्लेसेस पे गवर्नमेंट अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा के चलती है और कहीं पे क्या है, मार्केट फोर्सेस का ज़्यादा रोल प्ले होता है, कि कुछ प्लेसेस पे खुली छूट दे दी जाती है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने ही अपना वो कर रखा है। तो इससे हम यहाँ पर सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों चीज़ें होती हैं। वरना यहाँ पर सोशलिस्ट वाले में सिर्फ सोशल वेलफेयर था, कैपिटलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी मैंने शॉर्ट्स में इसकी वीडियो डाली है, आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पर क्रिस्प पे फिर भी समझा देती हूँ। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रॉबिन्स ने दी थी और मॉडर्न इकोनॉमिक्स मार्शल एंड डिगर्स ने दी थी। फिर उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, ये सब पढ़ लेना, मैं आई टेल यू कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि व्हाट इज, कि क्या है, फैक्ट्स बताता है, वैल्यू जजमेंट नहीं देता, वो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, अपने वैल्यू ओपिनियंस देता है। तो आप इसको व्हाट ऑट टू बी, ये कहते हैं कि भाई देश में सुधार होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हुआ, उसने बोला इतनी % पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव फैक्ट है। अब ये झूठा भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, बट वो पॉजिटिव इकोनॉमिक के अंदर आएगा। फिर है डिमांड। क्या है, डिमांड एक स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि आपको जो डिमांड है, डिमांड क्या है, क्या डेफिनेशन है डिमांड की, कि डिमांड यानी कि जो आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हो, तो वो डिमांड होता है। तो वैसे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक है,
अब यहाँ पर डिमांड क्या है, एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको इतना परसेंट नहीं बताया जा रहा कि कितने परसेंट है, तो इट शोज डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड, कि कितनी परसेंट डिमांड इंक्रीज हो रही है। ये सिर्फ क्वालिटेटिव बता रहा है कि डिमांड हो रही है, पर कितनी परसेंट इफेक्ट पड़ रहा है प्राइस से डिमांड पे वो नहीं बता रहा। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ डिमांड का क्या है, डेल्टा पी बाय में डेल्टा क्यू। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इलास्टिसिटी बाय यूजिंग स्लोप ऑफ डिमांड का। तो डिमांड कर्व की ये इलास्टिसिटी होती है। अगर आपके पास आए कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, तो वो होता है डेल्टा पी बाय में डेल्टा क्यू। और अगर इलास्टिसिटी देखी जाए तो ये फॉर्मूला रहता है आपका 1 बाय में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। वही स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ये आ गया, वही वाला आपका फॉर्मूला बन गया ना जो आप निकालते हो, तो ये डेल्टा पी बाय में डेल्टा क्यू आ जाएगा। ये सारे इफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है हमारे पास मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट यानी कि आपकी एक्सपेंशन और एक्सटेंशन, मूवमेंट में क्या होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। मूवमेंट यानी कि जब एक प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में, वो हमारी मूवमेंट में आती है। और शिफ्ट में क्या आता है, जब अदर देन प्राइस यानी कि इनकम में सपोज कुछ चेंज आ रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कुछ चेंज आया तो वो शिफ्ट होगा। तो मूवमेंट में क्या है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब आपके प्राइस कम हुए तो डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सटेंशन, अगर डिमांड कम हो रही है प्राइस की इंक्रीज होने वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंक्रीज इन डिमांड का वही इंक्रीज हो रहा है पर किसी दूसरे फैक्टर्स की वजह से अदर देन प्राइस की वजह से, और डिक्रीज हो गया। लो ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन वजह से लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशन रहती है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स कौन सी चीज़ें हुई, जैसे कि इनकम, आपकी इनकम और ये सब चीज़ें जो हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब ये आपके कांस्टेंट रहते हैं। तो डिमांड फंक्शन किसके इक्वल है, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है इन टॉपिक को तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट पे जाकर। फिर है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना। डिमांड कर्व क्या होता है, ऐसे बनता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। किस वजह से डाउनवर्ड होता है कोई बता सकता है, पोज करके सोचो। आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि डिमांड कर्व क्या है, एमयू की वजह से कम होता है। क्यों, क्योंकि जब आपके गुड के प्राइजेस, जब आप ज़्यादा किसी गुड को परचेज करते हो, आपका अगर आपके पास आता है ना कि वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो सिंपल सा रीज़न है, डाउनवर्ड स्लोप इसीलिए करता है क्योंकि जब आप किसी गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हो तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती रहती है, तो इसलिए ये स्लोप डाउनवर्ड करता है। ओके, नाउ डिमांड का एक तो एमए की वजह से हो गया, दूसरा इनकम इफेक्ट की वजह से, कि जैसे अब आपके सपोज प्राइस कम होते हैं जब, तो माना जाता है कि आपके प्राइस कम हुए तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो रही है। अब रियल इनकम, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स के लिए आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आप डिमांड भी क्या करते हो, ज़्यादा करते हो। जैसे मैं सपोज मेरे पास अब पैसा ही पैसा है, मतलब सपोज मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूँगी, अब ज़्यादा गुड को परचेज कर पाऊंगी। तो ये इस वजह से भी डिमांड कर क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि देखो प्राइस, वही बात हुई ना, प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज हुई, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से क्या है, डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता ही होगा कि आपको, जैसे अपने टी के प्राइसेस क्या हुए, कम हुए, सपोज टी के प्राइसेस कम हुए तो अब आप टी को कॉफ़ी के कंपैरिजन में ज़्यादा कंज्यूम करोगे। नेगेटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप यानी कि आपका प्राइस जो डिमांड कर रहे हैं वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। देन
चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्राइस, चेंज इन द क्वांटिटी बिकॉज ऑफ प्राइस। अब जो आपका प्राइस है ना, एक रिलेशनशिप होता है, जो प्राइस इफेक्ट होता है ना वो आपका इक्वल होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट के। इस रिलेशनशिप को भी याद रखना। डिफरेंट यूजेस की, अब जैसे आपके, ये तो मैंने वैसे इसमें लिखा हुआ है, तो आपकी सिंपल सी भाषा में अगर बोलूँ, डिमांड कर्व क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बेसिकली इस वजह से। सबसे पहला है एमयू है। एमयू जो है वो क्या होता है, जब जितने ज़्यादा आप फूड को प्रोड्यूस करोगे उतना एमयू आपका कम होता रहेगा। इस वजह से इनकम इफेक्ट की वजह से आपकी प्राइस कम हुई तो इनकम ज़्यादा हुई तो आपने डिमांड भी ज़्यादा कर दी, नेगेटिव रिलेशनशिप। फिर आया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है क्योंकि वो टी के प्राइसेस कम हुए तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड, डिफरेंट यूजेस की, जैसे कि मिल्क है, मिल्क को आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। अगर उसका प्राइस डिक्रीज हुआ तो आप डिफरेंट यूजेस उसके इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मिल्क को अब कर्ड के लिए भी यूज़ कर लोगे, पनीर के लिए भी यूज़ कर लोगे, आइसक्रीम भी बना लोगे, कस्टर्ड भी बना लोगे, सब कुछ बना लोगे। यही अगर प्राइसेस उसके इंक्रीज हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, डिफरेंट यूजेस कम कर दोगे, सिर्फ दूध पीने के लिए रख लोगे। फिर है साइज, जिससे आपकी पॉपुलेशन कम होती है तो आपका जो डिमांड है, जैसे आपकी पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे आपके प्राइस कम हुए, अब वो जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, ज़्यादा डिमांड करेगी, तो साइज की वजह से भी। फिर है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है कि पीस पर लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होता। कौन इसको वो कर रहा है, इसको रूल को तोड़ रहा है? सबसे पहले वही आपकी गिवन गुड्स, हम पढ़ चुके हैं कि गिवन गुड्स नहीं मानते इसको। फिर है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि आप कोई चीज़ अलग है, उसके प्राइसेस ज़्यादा भी होंगे तो भी आप उसकी डिमांड ज़्यादा ही करोगे, क्योंकि आपको अलग चीज़ ही चाहिए, जो सब परचेज करें आपको वो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद रहता है आपकी एक्सपेक्टेशंस, कि आपको लगता है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इन प्राइजेस के क्या है, प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे सपोज प्याज है, तो प्याज क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि अब इस वेदर में जाकर ना अनियन की प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप क्या करते हो, स्टोर करके रख लेते हो, पूरा का पूरा बैग मंगा लेते हो और उसको अपने घर स्टोर करके रख लेते हो। तो यानी कि अब उसकी आपको जो मतलब एक्सपेक्टेशंस है कि वो प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं फ्यूचर में, तो भी जो भी प्राइजेस चल रहे होंगे आप उस पर भी बाय कर लोगे। तो ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं बन रहा। फिर है साइकोलॉजिकल बायस। अब सपोज आप किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही बायस हो, सपोज आपको जूते शूज़ हैं एडिडास के या किसी और कंपनी की, प्यूमा के पसंद है, तो अब उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो भी आप कहोगे वो महंगे हैं और यही लेने हैं। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेसेसिटी की कोई चीज़ है, सॉल्ट वगैरह है, तो अब जब प्राइसेस इंक्रीज भी हो, अब आप चीनी या फिर सॉल्ट डालना तो कम बंद नहीं कर दोगे, क्योंकि खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा फिर आपको, या फिर कोई भी और ऐसे हो सकता है कि कई लोग नहीं कंज्यूम करते, तो कोई और चीज़ हो सकती है ऐसी जिसके बिना वो नहीं रह सकते, तो वो नेसेसिटी चीज़ होगी। फिर है आपके पास वॉर, इमरजेंसी। अब जब ऐसे हो गया था कि वॉर हो सकती है पाकिस्तान के साथ, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो लोगों ने जितने भी जो नेसेसिटी चीज़ें थी, चाहे कितने भी प्राइस पे, उन्होंने वो खरीद के स्टोर कर ली थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था फ्यूचर में क्या पता क्या हो, तो वॉर चल रही होती है तो भी लोग क्या करते हैं, जितने प्राइस पे मिल रहा हो नेसेसिटी चीज़ें उसको खरीदते हैं, क्योंकि उनके बिना वो नहीं रह सकते, उनको कंज्यूम करनी है। फिर है ऐसी कोई चीज़ जिस पर आप बहुत ही कम स्पेंड करते हो, तो स्पेंड ही कम करते हो तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, अब उस पर इतना वो नहीं हो रहा तो आप उसको फिर भी परचेज कर लोगे। और किसी चीज़ के आप हैबिचुअल हो, जैसे कहीं होता है ड्रंकर्ड्स होते हैं, शराबी होते हैं, अब उनको बस चाहे कितनी भी महंगी हो ना उनको पीनी होती है, तो या फिर जो क्या बोलते हैं स्मोक करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको वो चीज़ चाहिए, उनको उसकी आदत होती है, तो उसके बिना वो नहीं रह सकते, चाहे वो कितना भी प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो उसको फिर भी परचेज करते हैं। इस वजह से यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा वो नहीं मानता। फिर ब्रांड वैगन इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, ब्रांड वैगन इफेक्ट, उस वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड आपका हिंडर होता है। अब टाइप्स ऑफ डिमांड, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर डिमांड। कंज्यूमर में आपका एनयू के बारे में बात करते हैं, प्रोड्यूसर में हम एनपी के बारे में बात करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। फिर है कंज्यूमर डिमांड यानी कि जो हम जैसे लोग कर रहे हैं, प्रोड्यूसर डिमांड यानी कि जब आप इनडायरेक्ट डिमांड जो होती है,
यानी कि जो ऐसे गुड्स आप आगे सेल करने के लिए परचेज करते हो वो प्रोड्यूसर की डिमांड होती है। पेरिशेबल ड्यूरेबल, पेरिशेबल यानी कि जो कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, ठीक है, एक ही बार यूज करने के होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। ड्यूरेबल जो लॉन्ग टाइम चलते हैं। ऑटोनोमस डिराइव यानी कि ऑटोनोमस जो डायरेक्ट डिमांड होती है, डिराइव यानी कि जो इनडायरेक्ट डिमांड होती है। जैसे कि आपने कुछ प्रोड्यूस कुछ आपने कॉटन खरीदी, कॉटन से आपको बनाना है कोई क्लोथ बनाना है, तो कॉटन आपकी क्या हुई, डिराइव डिमांड, मतलब सर आपका क्लोथ क्या हुआ, डिराइव डिमांड हुई। आपने मतलब कॉटन खरीदी उससे, तो कॉटन आपकी डिराइव डिमांड हुई क्योंकि आपको कॉटन से भी कपड़े खरीद बनाने हैं, तो वो डायरेक्ट आपकी ऑटोनोमस डिमांड में नहीं आएगी। फर्म और इंडस्ट्री यानी कि डिमांड फॉर ऑल, सभी ब्रांड की फ्रिज की जब डिमांड करें तो इंडस्ट्री डिमांड। अगर आपने कोई एक फ्रिज खरीदी LG की, किसी भी कंपनी की खरीदी, तो आपने वो अपने घर के लिए खरीदी तो फर्म डिमांड, सॉरी जो कोई मतलब शॉपकीपर खरीद रहा है तो फर्म की डिमांड हो जाएगी। यहाँ पर क्लोज सब्सिट्यूट्स होते हैं बहुत सारे, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री डिमांड में कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होते हैं। एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे होते हो। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड यानी कि इमीडिएट रिएक्शन। शॉर्ट रन की जो होती है ना, आपको शॉर्ट रन में आपको क्या है कि कुछ ऐसे लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे अभी आइसक्रीम खानी है तो आप अभी उसकी डिमांड कर रहे हो ना, आपको अभी चाहिए, तो वो शॉर्ट रन वाली हो गई। लॉन्ग रन यानी कि आपने जैसे देखो, न्यू कंज्यूमर स्टार्ट परचेजिंग और सम एग्जिस्ट। लॉन्ग रन में क्या होता है कि जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ा था कि लॉन्ग रन में क्या होता है कि मोर इलास्टिक डिमांड होती है कि कंज्यूमर आ भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं। जबकि शॉर्ट रन में क्या है कि लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि अभी जितने आएंगे उतने में अभी तो चाहिए डिमांड, फटाफट से लेके चले जाओगे। पर लॉन्ग रन में आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। लॉन्ग रन डिमांड में क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी सपोज, या फिर कोई टेस्ट आपके चेंज हो गए कि अभी आपको इस फ्लेवर की आइसक्रीम अच्छी लग रही है, बाद में आपको इस फ्लेवर की आइसक्रीम अच्छी नहीं लग रही, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन डिमांड होती है जो मोर इलास्टिक होती है, जहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। शॉर्ट रन डिमांड क्या होती है, जहाँ पर चेंजेस नहीं होते, इतना टाइम ही नहीं होता कि कुछ चेंज आ सके। शॉर्ट रन एंड कंपोजिट डिमांड, जॉइंट एंड कंपोजिट डिमांड। जॉइंट यानी कि दो गुड्स जिनकी डिमांड एक साथ होती है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके कार और पेट्रोल। कंपोजिट डिमांड यानी कि वांटेड फॉर सेवरल डिफरेंट यूजेस, जैसे कि हम मिल्क की बात करी थी हमने, या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो। मार्केट डिमांड और मार्केट सेगमेंट। मार्केट डिमांड जो सब उनको कंज्यूमर्स को मिलाकर जो डिमांड बनती है वो मार्केट डिमांड। और मार्केट सेगमेंट यानी कि पर्टिकुलर एरिया की डिमांड, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया की, या फिर सपोज एक सेगमेंट है लोगों का, जैसे गर्ल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करती हैं, तो वो मार्केट सेगमेंट डिमांड हो जाती है हमारी। फिर है हमारा प्राइस, क्रॉस और इनकम डिमांड। अब प्राइस वाली वही है कि क्वांटिटी डिमांडेड एट ऑल्टरनेटिव प्राइसेस, कि प्राइस जब अभी 10 था तो आपने डिमांड करी सपोज 5 यूनिट्स की, आपका जब प्राइस हुआ 9, प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 9 हो गया, तो अब आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो 6, तो या फिर प्राइस अब अगर आपको मान लो इंक्रीज हो जाए तो अब आप कर रहे हो 4, तो ये सारे क्या है, प्राइस डिमांड है। क्रॉस डिमांड यानी कि सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं। सब्सिट्यूट गुड्स की पॉजिटिव क्रॉस डिमांड होती है, यानी कि अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है, जैसे कि अगर मान लो कार के सपोज पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर कार के प्राइसेस कांस्टेंट भी रहेंगे ना तो भी कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा मानना चाहता है। नो, रियल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं इतनी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती, बट आपकी थ्योरी में यही है, तो यही चीज़ों से इसको याद रखो। फिर आता है आपकी इनकम डिमांड। इनकम डिमांड का मतलब क्या है कि जब आपकी नॉर्मल गुड्स में
सपोज आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। ये नॉर्मल गुड्स का होता है। इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्यों खरीदोगे, आप तो कहोगे अब तो मुझे अच्छा करना है, अच्छे प्रोडक्ट खरीदने हैं। आपकी एक महीने की इनकम सपोज 2 लाख है तो आप क्या है, आप उसी हिसाब से अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी लोगों की चेंज हो जाती है। आप अच्छे कपड़े पहनने पसंद करोगे, अच्छे कपड़े खरीदोगे, अच्छे महंगे शूज़ खरीदोगे। फिर आता है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है, इट मीन्स कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस की चेंज की वजह से। अब लॉ ऑफ डिमांड की क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, सबसे पहले ये सिर्फ एक वन साइडेड चेंज ही बताता है, वन साइडेड चेंज ही बताता है। और दूसरा कि ये एक प्रोपोर्शन, एक एग्जैक्ट वो नहीं बताता कि कितना परसेंट चेंज आएगा। हम बोला ना कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पर कितना परसेंट आएगा वो तो बताओ ना हमें, वो नहीं बताता लॉ ऑफ डिमांड। तो ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, नॉट प्रोपोर्शनल चेंज, प्रोपोर्शनल चेंज नहीं बताता। फिर आता है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि कितना चेंज, जो लॉ ऑफ डिमांड में हमारा बहुत ही हमारे नेगेटिव पॉइंट्स था, ड्रॉबैक था, वो ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि कितना परसेंट चेंज। फिर आता है हमारे पास टाइम। अब देखो यहाँ पे भी प्राइस, इनकम और ग्रोस इलास्टिसिटी। देखो प्राइस में क्या है कि अगर आपका देखो यहाँ पर यहाँ पर अगर आपकी ये ऐसे है तो इट मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक, कि ये डिमांड वाली साइड है, ये प्राइस वाली साइड है। तो आपकी डिमांड क्या रही है, कॉन्स्टेंट रह रही है, चाहे आपका प्राइस इतना हो, चाहे कम हो, चाहे बढ़े, आपका डिमांड कांस्टेंट रह रही है। तो डिमांड कांस्टेंट रह रही है यानी कि इन इलास्टिक आपकी डिमांड है, चेंज नहीं हो रही। अगर यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो यानी कि आपकी डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस सेम का सेम है फिर भी डिमांड चेंज हो रही है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक हो गई। फिर आता है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि जितना परसेंटेज चेंज, यूनिटरी इलास्टिक मतलब जितना परसेंटेज चेंज आपकी प्राइस में हो रहा है उतना ही इक्वल परसेंटेज चेंज आपकी डिमांड में होता है। ऐसे यानी कि आपकी सपोज ऐसे थे पहले, आपका इतना ये हुआ, ऐसे इतना, इसको भी हम इतना ही कर देंगे, एग्जैक्ट एक्चुअली नहीं आ रहा, पर आप एक एक यूनिट ही सब में चेंज हो रहा है कि एक यूनिट प्राइस इंक्रीज हुआ तो एक यूनिट ही डिमांड कम हो गई। तो ये आपका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सा बनता है। सॉरी यार मैं बता नहीं पा रहा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है आपके यहाँ पर। बहुत किचकिच हो गई, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग। यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर ही बना हुआ है आपका, ये ऐसे कर्व में लेके जा सकते हो इसको ऐसे। तो ये आपका हो गया यूनिटरी इलास्टिक। फिर आता है हमारे पास ग्रेटर देन यूनिटरी, यानी कि जैसे यहाँ पर फ्लैटर हुआ, यहाँ पर लेस देन यूनिटरी यानी कि स्टीपर कर्व बनता है। यानी कि जैसे पहले आपकी डिमांड सपोज इतनी थी, इतने प्राइस पे, अब आपकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ग्रेड क्या था हमारे यहाँ पर, हम क्या पढ़ने हैं, हमारे लेस देन इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी पढ़ना है ना। तो लेस देन यूनिटरी यानी कि प्राइस में तो बहुत सारा चेंज आया पर डिमांड में बहुत, ये ऐसे बहुत कम सा चेंज आया, तो आपका ये यहाँ पर ऐसे स्टीपर, इसे हम स्टीपर बोलते हैं। और ग्रेटर देन यूनिटरी में क्या आता है कि बहुत फ्लैटर कर्व आता है कि देखो यहाँ पर जैसे पहले इतना प्राइस था, प्राइस अब आपका इंक्रीज हुआ तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना बहुत ज़्यादा चेंज आ गया उसमें, कि प्राइस में थोड़ा आया था पर ये देखो ये यहाँ पे और ऐसे बना लो बेशक, देखो आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पहले इतनी थी, प्राइस आपका इतना बड़ा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा बढ़ गई, तो ये यहाँ पर आपका ये ऐसे जो बन रहा है ये फ्लैट है,
यहाँ पर फ्लैटर बनता है। तो ये याद रखना कि ग्रेटर देन यूनिटरी में फ्लैटर कर्व बनता है, ठीक है। यहाँ पर लेस देन में आपका स्टीपर बनता है, यूनिटरी में आपकी जब आपकी डिमांड इक्वल टू 1 होती है, ईडी इज इक्वल टू डिमांड 1, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। यहाँ पर ऐसे ये सेम बन रहा है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसे। देखो हम इसी हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके ये है ना पेज की लाइन, हम इसी हिसाब से बना लेते हैं एक बार। ये देखो आपकी ये इस हिसाब से यहाँ पे हुआ, इतना चेंज हुआ, तो ये भी इतनी ही चेंज हो रही है। तो आपका कर्व जो ये बन रहा है ना, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ये आपका है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और जब आपका वो बन रहा था हमारा यहाँ पर, ये क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, तो इक्वल टू इन्फिनिटी, जब इनइलास्टिक था तो इक्वल टू 0, ईडी आपका इक्वल टू 0 रहेगा। फिर आता है प्राइस में ही, प्राइस इफेक्ट जब हम देख रहे हैं, आपका आता है टीई मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, सिंपल सी चीजें याद रखना है। यहाँ पर इसकी कर्व को ना ऐसे याद रखना, ये ऐसे बहुत इजी है, और यहाँ से डेफिनेटली बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको याद रखना, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ये हमारा टी में आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर क्या है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर इक्वल टू 1, यहाँ पर लेस देन 1। तो जब आपका ऐसे होना कि ईडी अगर आपका जब आपको ऐसे दे रखा हो कि ईडी इज इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर रिलेशन टीई का प्राइस के साथ क्या रहता है, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि जब देखो यहाँ से लगाओ, जब आपका प्राइस इतना था तो आपकी डिमांड इतनी हो रही, फिर आपका जब प्राइस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी डिमांड भी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये आपका क्या रहेगा, टी ए इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 होगी तो कोई चेंज नहीं होगा उसमें, टी में, मतलब यानी कि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज और डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आता है जब लेस देन 1 है या फिर इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। ये चीज़ें जरूर याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जब आपकी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो नेगेटिव रिलेशनशिप, और उससे उल्टा 0 और लेस देन 1 के लिए तो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर इसके मेथड से प्राइस के, फर्स्ट था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है हमारे पास आपका, लेट मी सी, एक सेकंड ये सोचा, सेकंड इज पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में क्या है, ये चीज याद रखना है, फॉर्मूला लोअर सेगमेंट बाय में अपर सेगमेंट। यहाँ पर पॉइंट मेथड में क्या होता है, जो ये सेगमेंट है ना, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी है। सबसे ऊपर ग्रेटर देन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर ग्रेटर देन 1, फिर इस पॉइंट पे इक्वल टू 1, फिर यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पे इक्वल टू 0। ये चीज आपको याद रखनी है। आर्क इलास्टिसिटी क्या है, आर्क इलास्टिसिटी ना पॉइंट इलास्टिसिटी से फिर ज़्यादा अच्छा मेथड आया। क्यों, क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी पे आपके जो डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी है, बट आर्क इलास्टिसिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो ये रहा, जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, इन सेम रेशियो डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है। यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि पॉइंट में ऐसा नहीं था तो बहुत इश्यू आ जाते हैं। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिवेन्यू मेथड, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रिवेन्यू मेथड में ये चीज़ याद रखना कि क्या फॉर्मूला है, AR
डिवाइडेड बाय में ए आर माइनस एम आर। अगर आपको सपोज ऐसे आ जाता है कि ए आर निकालो कितना है, तो क्या करोगे, ए आर इज इक्वल टू मी याद रखना बस, एम मल्टीप्लाई ई, मी के इक्वल है ए आर, और ई के डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ई माइनस में 1। ये आपकी इलास्टिसिटी हुई, ये एम आर, ये ए आर। फिर आता है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में ये फॉर्मूला है आपका कि वाई यानी कि इनकम, कितनी क्वांटिटी में चेंज आया और कितना इनकम में चेंज आया। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या है, जब ईडी आपका इक्वल टू 1 है यानी कि नॉर्मल गुड्स के लिए, ग्रेटर देन 1 लग्जरी गुड्स के लिए होता है, लेस देन 1 एसेंशियल्स के लिए होता है, कि इनकम चाहे कितनी भी हो कम चेंज आता है, क्योंकि आपको क्या है नेसेसिटी, तो आप खरीदते ही वो चीज़ें। नेगेटिव आपका गिवन और इंफीरियर गुड्स के लिए होता है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका क्या है, आप गिवन और इंफीरियर गुड्स को कम प्रोड्यूस करते हो, सॉरी कम डिमांड करते हो। फिर ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जीरो इलास्टिसिटी यानी कि इनकम में चाहे कितना चेंज हो, इन चीज़ों की आप क्या करते हो, कंजम्पशन डिक्रीज नहीं करते ना इंक्रीज करते, सेम क्वांटिटी में आप इसको वो करते हो कंज्यूम। फिर है क्रॉस इलास्टिसिटी, वो भी हम पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला ये रहेगा, वही पी क्यू और डेल्टा क्यू बाय में पी रखोगे। बस ये याद रखना, प्राइस आप वाई का ले रहे हो, क्वांटिटी आप एक्स की देख रहे हो, ठीक है, कि मतलब एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से दूसरे की क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हुआ। जैसे कि सपोज आप देख रहे हो कि टी के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से कितना कॉफी की क्वांटिटी में फर्क आ रहा है। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पर आप टी के प्राइसेस लोगे डिवाइडेड बाय में कॉफी की क्वांटिटी, फिर कितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है बाय में टी के प्राइसेस में कितना चेंज आया था। ओके, फिर है पॉजिटिव, आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का नेगेटिव इफेक्ट होता है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव में क्या है, यहाँ पर देखो ये ऐसे जा रहा है अपवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव होता है इफेक्ट तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। जीरो में यानी कि गुड्स जो है वो रिलेटेड ही नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कोई रिलेटेडनेस ही नहीं है, तो वो जीरो हो गया। फिर आता है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी, ये देखना इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये एक टेबल बनती है आपकी, नॉर्मल गुड्स जो है, नॉर्मल गुड्स में क्या है, इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, साल का नेगेटिव रिलेशनशिप ही होता है, क्योंकि जब आप गुड्स को इंक्रीज हो रहे हैं तो आप दूसरे की डिमांड क्या कर रहे हो, एक टी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आप कॉफी की डिमांड क्या कर दोगे। अगर देखो कॉफी की बात कर रहे हो ना, जैसे सपोज दो चीजें हैं, एक है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टी के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो आपने टी के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से आपने टी की क्वांटिटी को कम कर दिया, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी देखते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि दूसरे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो दूसरे प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है यानी कि टी के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी, इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी जो होती है वो पॉजिटिव होती है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका नेगेटिव होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम उसका खुद इफेक्ट देखेंगे प्राइस पे, क्रॉस इलास्टिसिटी की उसके प्राइस का दूसरे पे क्या क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ा हम वो देखते हैं। सारे गिवन गुड्स इंफीरियर होते हैं बट सारे इंफीरियर गुड्स गिवन नहीं होते, क्योंकि गिवन गुड क्या है, इंफीरियर गुड का ही टाइप है। इंफीरियर गुड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से, जबकि गिवन गुड्स में इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है। इस चीज को भी याद रखना, क्योंकि गिवन क्या है, बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी के होता है, इंफीरियर से भी ज्यादा, तो यहाँ पर क्या है, इनकम का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि इंफीरियर पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्राइस इफेक्ट इन दोनों में नेगेटिव होता है, गिवन गुड लॉ ऑफ डिमांड को हिंडर करता है, तो इसलिए प्राइस इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव होता है।
रिवेन्यू। अब रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर इन एक्सचेंज ऑफ द सेम परचेज। मतलब कि जो ये हम AR के इक्वल बोलते हैं, प्राइस हमारा इक्वल होता है AR के। प्राइस क्या है? AR के इक्वल है। रिवेन्यू क्या है? जितना मैंने सेल किया, वो सेल करने की वजह से मुझे जितने पैसे मिले, दैट इज रिवेन्यू। फिर है आपका रिवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू में क्वांटिटी। यहाँ पर आप यहाँ पे देखते रहे। अब रिवेन्यू 3 टाइप का होता है, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? MR, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू इज TR बाय में Q। अब TR क्या होता है हमने पढ़ा, टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो तभी एवरेज आएगा ना। तो TR हमें पता है P इंटू Q होता है, और नीचे Q था ही। तो इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है प्राइस के। क्या Q इक्वल होता है वो आपको पता चल गया, वो आ गया डिवाइड हो गया। फिर है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा TR बाय में डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि चेंज जो हो रहा है, यानी कि TRN माइनस में TRN माइनस में 1। जैसे कि सपोज TR पहले 200 था बाय सेलिंग 20 यूनिट्स, अब TR 250 हो रहा है जब आपने 11 यूनिट्स करी, तो TRN माइनस में TRN माइनस 1 ये फॉर्मूला था। तो 250 जो अब आपका हुआ, उससे पहले जो आपका था वो था 200, तो आपने जब माइनस करा तो आपके पास आ गया 50। रिलेशनशिप क्या है आपका TR, AR और MR के बीच में? ये देखो, जब आपके प्राइस कांस्टेंट है तो आप क्या होते हो? प्राइस टेकर होते हो। प्राइस टेकर कौन होता है? परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस टेकर होते हो, आप खुद प्राइस नहीं बनाते। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप आएगा। फिर आता है आपका जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने अभी एक टॉपिक आ गया, इसको हम बाद में पढ़ते हैं क्लैरिटी के साथ। यह अभी पढ़ना है। लेट मी सी, एनालिसिस स्टार्ट होता है। फिर चलो हम यहीं पे, आई गेस मैं डिटेल वीडियो में ना समझा दूंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। ओके, देखिए साथ परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? AR इक्वल होता है MR के। इस चीज़ को याद रखना, तभी वो जो होता है डिमांड पर आपका ये ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्म क्या है? प्राइस टेकर है, वो खुद प्राइस सेट नहीं कर सकती, वो जो इंडस्ट्री सेट करके देगी प्राइस। देखो यहाँ पर ये है, तो उसी के हिसाब से इसका भी प्राइस सेट हो रहा है। फिर है आपका और TR आपका ऐसे होता है। फिर है आप अपवर्ड स्लोपिंग। फिर है जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होते तो आपका आता है यहाँ पर, प्राइस कांस्टेंट नहीं होते ना, तो देखो ये चीज़ याद रखना, मोनोपोलिस्टिक में क्या है आपका बहुत ऐसे वाला होता है, यहाँ पर बहुत गैप है। यहाँ पर मोनोपोली में स्टीपर होता है आपका MR और PR, ज़्यादा इनके बीच में ऐसा गैप नहीं है। ओके, अब इसके बीच में AR और MR के बीच में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखो यहाँ पर क्या है, 1:2, यानी कि जितना आपका MR फॉल होगा उससे ट्वाइस, उससे डबल क्या है? AR फॉल होगा। तो ये रिलेशनशिप रहता है A और MR के बीच में कि जितना देखो MR गिर रहा है उससे ट्वाइस वे में क्या है? AR जाएगा। तो ये इनका रिश्ता है, इसको याद रखना है इनके रिश्ते को कि AR MR में क्या रिश्ता है, जितना MR फॉल होगा उससे ट्वाइस क्या है? AR फॉल होगा। तो AR क्या है? इज ग्रेटर देन MR। ये रिलेशनशिप को भी याद रखना। MR चीपर होता है, AR क्या है? फ्लैटर होता है, क्योंकि भाई ये तो ट्वाइस गिर रहा है ना, इस वजह से। MR पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। देखो MR यहाँ पर 0 है,
यहाँ पर नेगेटिव है, पर ए आर क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो जीरो भी नहीं होता और वो नेगेटिव भी नहीं होता, ठीक है। और टी आर देखो आपका इस तरीके से जाता है। अब इसका रिलेशनशिप क्या है कि देखो यहाँ पर टी आर क्या है, इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। क्यों? क्योंकि एम आर क्या है, यहाँ पर डिक्रीज ही तो हो रहा है ना। अब जब एम आर क्या है, यहाँ पर इस लाइन को इसने पहुंच गया है, जीरो है, तो ये क्या है, टी आर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। जब एम आर नेगेटिव हो रहा है तो टी आर क्या कर रहा है, टी आर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। फिर है रिलेशनशिप, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं कि टी आर क्या है, ए आर इंटू क्यू है। ए आर इंटू क्यू यानी कि ए आर क्या होता है, हमारा प्राइस भी होता है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी। ए आर क्या होता है, टी आर बाई में क्यू। एम आर क्या होता है, टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस वन, जैसे हम डेल्टा टी बाई में डेल्टा क्यू भी बोलते हैं। फिर है रिलेशनशिप, वो हमने भी पढ़ा है, इन दोनों का रिलेशनशिप भी हमने पढ़ा है कि ये ट्वाइस होता है इससे, और देखो ये ऐसे जाता है ये। और टी आर एम आर का भी हमने पढ़ा था कि टी आर और एम आर तो बेटा ऐसे जाएगा यहाँ से, ठीक है। इन रिलेशनशिप्स को याद रखना, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर मैंने फाइनल आपका क्या है, देखो जो परफेक्ट कंपटीशन है तो आपकी इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। जब मोनोपोलिस्टिक है तो ग्रेटर देन वन होती है, और जब मोनोपोली है तो लेस देन वन होती है। इन चीज़ों को याद रखना। मोनोपोली में अनइलास्टिक, इनइलास्टिक, क्यों? क्योंकि आसपास कोई और प्रोडक्ट नहीं होते, आप ही का राज चलता है, तो डिमांड इनइलास्टिक होती है, इसलिए लेस देन वन। मोनोपोलिस्टिक में क्या है कि डिफरेंशिएटेड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं पर डिमांड पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए ग्रेटर देन वन। इन्फिनिटी यानी कि प्राइस टेकर होती है फर्म, प्राइस मेकर नहीं होती, टेकर। जो इंडस्ट्री प्राइस दे रही है उस प्राइस पे आप बेचते हो, और बहुत सारे लोग होते हैं उस प्राइस पे बेचने वाले, तो वहां पर डिमांड क्या है आपकी, इन्फिनिटी की इन्फिनिटी पे रहती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज आता रहता है, क्योंकि सब सेम पे ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसलिए आपको याद रखना है, परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होती है क्योंकि इन्फिनिटी है इलास्टिसिटी। टी आर आपका अपर स्लोपिंग होता है। मोनोपोलिस्टिक में आपका ये देखो फ्लैटर है, मोनोपोली में स्टीपर है। तो ये याद रखना ऐसे कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें क्या है पूरा यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर मोनोपोली में क्या है ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये इनके रिलेशनशिप होते हैं। फिर हम ये तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में लिखा है वो आप पढ़ सकते हो। अब आगे का हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आई गेस ये फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसके वेट फॉर द पार्ट टू में हम पढ़ेंगे आगे का, बिकॉज वीडियो वैसे भी 1 आवर की हो गया है तो इट विल भी बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। और आप लोग इसको पढ़ सकते हो, आगे सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए, नेट की प्रिपरेशन के लिए आप कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब। और for seeing more videos like this, and I'll be uploading more videos and 11th की भी videos upload होती रहती हैं। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। एंड प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए। अभी मैंने इकोनॉमिक्स का ही कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया। तो या थैंक यू।